हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक न्यू सेशन के साथ हम फिर से आए हैं। आज हम चैप्टर थर्ड कंप्लीट करने वाले हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, जो कि है हमारा मनी एंड क्रेडिट। क्लियर? तो आज हम इस चैप्टर को थॉरोली रिवाइज करने वाले हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि हम करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ एमसीक्यूज। याद रखिएगा, इस सेशन में जितने भी एमसीक्यूज इंक्लूड किए गए हैं उसमें मोस्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, यानी बोर्ड्स ने जो ये क्वेश्चंस पूछे हैं वो इंक्लूड किया गया है, प्लस साथ ही साथ कुछ सेल्फ फ्रेम्ड एमसीक्यूज भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेडली आपके एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। तो बेसिकली हमारा जो पर्पस है आज एमसीक्यू सॉल्व करने का, एमसीक्यू सॉल्व तो करना ही करना है, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है, प्लस इसके आसपास जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आपको आंसर राइटिंग में हेल्प करने वाले हैं, कुछ कंसेप्चुअल क्लैरिटी रिलेटेड टू दैट वर्ड, वो सब कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो इस सेशन से बेसिकली आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आपका चैप्टर थॉरोली रिवाइज हो जाएगा और जितने भी पॉइंट्स बुक में मेंशन्ड हैं उन सभी पॉइंट से क्वेश्चंस यहाँ पर निकाल करके एमसीक्यू में इंक्लूड किए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन है रिलेटेड टू आवर बार्टर सिस्टम, दैट इज द बार्टर एक्सचेंज। हमने कई बार बुक में पढ़ा है कि बार्टर एक्सचेंज क्या है। जब हम प्रोडक्ट्स का गिव एंड टेक करते हैं, यानी एक सामान के बदले दूसरा सामान लेना। अगर किसी को किसी सामान की ज़रूरत है, वो हमारे पास एक्सेस है, तो हम वो सामान उसको दे करके उसके पास जो सामान है वो हम ले सकते हैं। यानी टोटली हमें ये समझना है कि बार्टर सिस्टम क्या होता है। बार्टर सिस्टम इज नथिंग बट गिव एंड टेक ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी एक्सचेंज हम कर रहे हैं प्रोडक्ट्स का, दैट इज द बार्टर सिस्टम। क्लियर? ये इनिशियली एंशिएंट इंडिया में हुआ करता था कि गेहूं चावल के बदले में कुछ कपड़े खरीदे जाते थे। ठीक है, तो दुकान वालों के पास कपड़े होते थे, उनको गेहूं चावल की ज़रूरत होती थी, फार्मर्स के पास गेहूं चावल होते थे, उनको कपड़ों की ज़रूरत होती थी। तो जिसको जिसकी नीड होती थी उस नीड के अकॉर्डिंग वो एक्सचेंज कर देते थे प्रोडक्ट्स का अकॉर्डिंग टू द वैल्यू। क्लियर? ये तो था एंशिएंट इंडिया में। धीरे धीरे समय पास ऑन होता गया, फिर बहुत सारे मेटालिक कॉइन्स बनाए गए और आज के टाइम पर देखिए करेंसीज चल रही हैं। तो अब बार्टर सिस्टम पूरी तरह से इन्फीरियर हो चुका है, लेकिन एंशिएंट इंडिया में ये चीज़ चल रही थी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 इज आस्किंग अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग इनकन्वीनियंस ऑफ बार्टर एक्सचेंज। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि क्या ऐसा कौन सा इसमें से स्टेटमेंट है जो कि सही नहीं है इनकन्वीनियंस ऑफ द बार्टर एक्सचेंज। तो यहाँ पर लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, नहीं सर, यहाँ पर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट तो होती है बार्टर एक्सचेंज में। एब्सेंस ऑफ डिविजिबिलिटी ये भी होता है सर। डिफिकल्टी ऑफ स्टोरिंग वेल्थ ये यहाँ पर डिफिकल्ट नहीं होता है। देन अवेलेबिलिटी ऑफ मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये देखिए यहाँ पर ये क्या सही है? नहीं सही है। क्यों? क्योंकि मनी यहाँ पर यूज नहीं हो रहा है, यहाँ पर प्रोडक्ट्स यूज होते हैं। एंड द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट नॉट ट्रू, दैट मीन्स ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। क्लियर है? सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज आस्किंग अबाउट, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, यानी आज के टाइम पर जो मनी सर्कुलेट होता है वो हमारा है मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। तो इसमें से इन ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा है जो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी के कैटेगरी में नहीं आता है? तो सबसे पहले देखिए करेंसी। करेंसी क्या मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है? जी हाँ, बिल्कुल है। प्लास्टिक मनी क्या है? ये भी मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। डिमांड डिपॉजिट्स क्या ये हो सकता है? ये भी हो सकता है। यहाँ पर आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। लेकिन सर ऑल ऑफ दी अबव आंसर होगा क्यों? पहले हम पेन की थोड़ा सा विड्थ चेंज कर देते हैं ताकि इजीली टैकल हो सके यहाँ पर। ओके, सी, यस। अब देखिए यहाँ पर करेंसी क्या है? जितनी भी चीज़ें, जैसे आप देखेंगे करेंसी, करेंसी में जितने भी पेपर नोट्स हैं जो आज के टाइम पर मिलते हैं, पेपर नोट्स, प्लस जितने भी कॉइन्स हैं, मेटेलिक कॉइन्स, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, ठीक है, ये जो कॉइन्स आते हैं, तो करेंसी में बेटा याद रखेंगे दोनों ही चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। चाहे वो पेपर के नोट हों आज के टाइम पर, चाहे वो कॉइन्स हों, दोनों ही चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड की जाती हैं करेंसी में। तो सर ये बताइए प्लास्टिक मनी क्या होता है? बेटा आज के टाइम पर ये प्रिवेलेंट हो गया है। प्लास्टिक मनी क्या होता है? जैसे कि क्रेडिट कार्ड आपका है, ठीक है, आपके पास क्रेडिट कार्ड है, या फिर
जितने भी डेबिट कार्ड्स होते हैं, जो आप एटीएम कार्ड्स यूज करते हैं, वो सभी क्या है, प्लास्टिक मनी, ठीक है। देन डिमांड डिपॉजिट्स, आपके पास जो पैसे होते हैं उसको आप बैंक्स में सबमिट करते हो, तो बैंक के पास क्या है, वो डिमांड, वो डिपॉजिट है। अब इसको डिमांड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर कोई पर्सन ए है, उन्होंने अपना पैसा बैंक में सबमिट किया है, तो कभी भी अपने डिमांड के अकॉर्डिंग इसको ये वापस भी तो ले सकते हैं। तो ऐसे डिपॉजिट्स बैंक में जो कि पीपल्स डिमांड करके अपने पैसे वापस ले सकते हैं, दैट इज डिमांड डिपॉजिट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, ऑल ऑफ द अबव। दैट मीन्स कि जितने यहाँ पर ऑप्शंस दिए हैं सभी क्या हैं, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी हैं। यहाँ पर एक बार नज़र डालिए, स्टार्टिंग में एंशिएंट टाइम पीरियड में बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम के बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, पंच मार्क्ड कॉइन्स आने लग गए, ठीक है। इस तरह के मेटालिक कॉइन्स बनने लगे, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, जितने भी मेटल्स होते थे उन मेटल्स को कास्ट करके कॉइन्स बनाया जाने लगा। ये तुगलक डायनेस्टी के टाइम का कॉइन है, ठीक है। ये गोल्ड की मोहरें हैं। और आज के टाइम का जो हमारा मॉडर्न कॉइन है, दैट इज 1 रुपये का सिक्का जो यहाँ बना हुआ है, दिस इज व्हाट, दिस इज द मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ कॉइन। क्लियर। सो ये पॉइंट भी याद रखेंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ करेंसी। अभी हमने पढ़ा था कि करेंसी के अंदर कौन कौन सी चीजें आएंगी। पेपर नोट आएगा, यस सर, पेपर नोट तो आएगा ही आएगा। कॉइन्स आएंगे, कॉइन्स भी आएगा। चेक्स आ सकते हैं क्या, नहीं, चेक्स नहीं आएंगे सर। सिर्फ करेंसी की डेफिनेशन में कौन कौन सी चीजें आती हैं, नोट्स आ सकते हैं और कॉइन्स आ सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होना चाहिए, बोथ ए एंड बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज, मार्क द वर्ड, एजेंसीज इशूज द करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस एजेंसी को ये परमिशन देती है कि आप करेंसी नोट्स को इशू करो। तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट मीन्स कि गवर्नमेंट के पास क्या है, अथॉरिटी है, ठीक है। ये पूरा क्रोनोलॉजी समझेंगे। गवर्नमेंट अथराइज करता है किसको, आरबीआई को। यानी आरबीआई ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो गवर्नमेंट के अंडर काम करती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अथराइज करती है आरबीआई को कि आप करेंसी नोट्स को इशू करिए। यहाँ पर एक बहुत ही लॉजिकल पॉइंट है। देखिए, जब आरबीआई की बात होती है तो आरबीआई सिर्फ पेपर नोट्स पब्लिश करता है, पेपर नोट्स को जितना भी होता है ये इशू करता है। लेकिन क्या आपको पता है, गवर्नमेंट में एक मिनिस्ट्री होती है, दैट इज द फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है। तो ये जो फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है बेटा, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री को ऑथराइज है कि सारे के सारे कॉइन्स को ये मिंट करते हैं, ठीक है। तो सारे के सारे कॉइन्स को कौन मिंट करता है, गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट के अंदर एक फाइनेंस मिनिस्ट्री है, वो करती है। और 1 रुपए के जो नोट होते हैं, याद रखेंगे, 1 रुपए का जो नोट होता है, इस नोट्स को भी प्रिंट कौन करता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ही प्रिंट करती है, ठीक है। दोनों ही पॉइंट याद रखेंगे। बाकी 1 रुपए से ज़्यादा जितने भी नोट्स होते हैं, ये सारे के सारे नोट्स आरबीआई ही प्रिंट करता है वेरियस एजेंसीज के थ्रू। लेकिन यहाँ पर मेन सुप्रीम पावर किसके पास है, गवर्नमेंट के पास मेन सुप्रीम पावर है कि ये एक ऐसे इंस्टीट्यूशन को ऑथराइज कर सकते हैं कि वो पेपर नोट्स या फिर कॉइन्स इशू करे। तो यहाँ पर दोनों पॉइंट्स याद रखेंगे। आरबीआई ही मेन बैंक है जिसको गवर्नमेंट ने अथराइज किया है। और आरबीआई को ही बेटा क्या कहा जाता है, बैंकर्स का बैंक कहा जाता है, बैंकर्स ऑफ द बैंक। क्लियर। यानी सभी बैंकों का ये क्या है, पिता है, बाप है। क्लियर है। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया याद रखेंगे, ये ऐसी एजेंसी है जिसको गवर्नमेंट ने अथराइज किया है टू इशू द करेंसी। क्लियर। और फाइनेंस मिनिस्ट्री अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि अथराइज्ड है फॉर मिंटिंग द कॉइन्स। याद रखेंगे, पेपर नोट्स को प्रिंट किया जाता है, ठीक है। और कॉइन्स को क्या करते हैं, मिंटिंग करते हैं, ठीक है। मिंट किया जाता है, सॉरी, मिंटिंग ऑफ द कॉइन्स। क्लियर। सो ये वर्ड याद रखेंगे। और कॉइन्स के अलावा जितने भी कॉइन्स होते हैं, इन कॉइन्स के अलावा 1 रुपए के नोट को भी आरबीआई नहीं प्रिंट करता है। ये कौन करता है, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है। इतना पॉइंट याद रखेंगे। अब एक क्वेश्चन का आंसर आप दीजिएगा कमेंट सेक्शन में
ये बताइए कि पेपर नोट्स आप कितने डिनोमिनेशन तक प्रिंट कर सकते हैं, यानी 10 रुपए का नोट दिखा होगा, 20 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का, 500 रुपए का, है ना। अभी 1000 रुपए के नोट तो बंद हो गए थे, ठीक है, 2000 रुपीज के नोट भी आए थे। तो क्या मैक्सिमम कितने अमाउंट का नोट आरबीआई प्रिंट कर सकता है? तो ये फैक्ट याद रखेंगे बेटा, 10,000 रुपीज तक का नोट आरबीआई प्रिंट कर सकता है। क्लियर है? इससे ज्यादा के डिनोमिनेशन को प्रिंट करने के लिए पहले पार्लियामेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। क्लियर है? तो इतने सारे फैक्ट्स हमने इस एक क्वेश्चन के थ्रू समझ लिए। ठीक है, हमेशा याद रखेंगे आरबीआई क्या है? बैंकर्स ऑफ द बैंक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज आई थिंक फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट, बट यहाँ पर हम कंसीडर कर लेते हैं। सपोज द मंथली इनकम ऑफ फैमिली मेंबर्स इज एज फॉलोज रिस्पेक्टिवली। मदर की फैमिली का मेंबर है, मदर की मंथली इनकम क्या है? 50,000, फादर की क्या है? 40,000, सन की क्या है? 20,000 और डॉटर की क्या है? 20,000। अब इन सभी की मंथली इनकम यहाँ पर आपको गिवन है। द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द एवरेज इनकम ऑफ द फैमिली। एवरेज इनकम ऑफ द फैमिली निकालने के लिए आप एवरेज कैसे पॉइंट करते हो? आप एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हो? जितनी भी 50,000 रुपीज़ है, 40,000 रुपीज़ है, प्लस 20,000 रुपीज़ है, प्लस 20,000 अगेन। क्लियर? ये तो पूरा इनका सम हो गया, डिवाइडेड बाई अब कितने मेंबर्स फैमिली में हैं? तो सर 4 मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली। अब इसको कैलकुलेट करिए, 50 40 90, 90 20 110, 110 एंड 20 कितना हो गया? 130। मतलब 1,30,000 रुपीज यहाँ पर कलेक्ट हो गए। क्लियर? 1,30,000 यहाँ पर कलेक्ट हो गए हैं। दैट मीन्स अब इसको आप 4 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा? 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20, देन दिस 32,500 रुपीज। दैट इज एवरेज मंथली इनकम क्या है फैमिली की? ये है 32,500। ओके, सो दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? सो ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये चैप्टर नंबर 1 दैट इज डेवलपमेंट से है, बट यहाँ पर अगर क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है जो कि प्रीवियस ईयर में आया भी है तो हमने कंसिडर कर लिया है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 6। यस, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है बेटा, याद रखेंगे। यहाँ पर एक चेक आपको बनाकर दिया गया है और उस चेक में आपको पहचानना है कि चेक नंबर इस चेक का क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा ये जो फर्स्ट नंबर गिवन होता है, ये वाला जो नंबर है, यही नंबर होता है क्या? चेक नंबर होता है, चेक नंबर। ठीक है, तो ये जितना भी नंबर गिवन है 362255, देखिए किस ऑप्शन में गिवन है? 362255, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहां से इसका मतलब क्या है? चेक दिखा करके आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस चेक में बताइए चेक नंबर कहाँ लिखा होता है। तो जो ये फर्स्ट नंबर्स लिखे होते हैं यही नंबर्स होते हैं चेक नंबर। तो यहाँ से आप मैच कर लीजिए, 362255, 362255 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। ठीक है, अब देख लेते हैं हम आगे कि ये जो चेक है, ये जो चेक इसमें और क्या क्या फीचर्स होते हैं। ठीक है, तो ये इन फीचर्स को भी 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे। अब यहाँ देखिए, एक चेक को मैंने यहाँ कंसीडर किया जो कि आपके एनसीईआरटी के बुक में मिलेगा। अब इसमें देखिए, यहाँ पर बैंक जो ब्रांच रहेगी उसका कोड रहता है। ठीक है, आईएफएससी कोड जिसे आप कहते हैं। यहाँ पर किसका अकाउंट नंबर होता है? यहाँ पर उसका अकाउंट नंबर होता है जिसका ये चेक बुक है, जिसका ये चेक है, उस पर्सन का बैंक का अकाउंट नंबर होता है। ठीक है, अभी हमने देखा ये क्या है? ये चेक नंबर है। क्लियर है? चेक नंबर है। और ये आगे जितने भी नंबर्स दिए हैं, दीज आर द कोडिंग यूज्ड बाय द बैंक्स। क्लियर है? और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, डेट यहाँ पर इस साइड में लिखी जाती है। ठीक है, अमाउंट कितना पे करना है ये भी यहाँ पर लिखा जाता है। यहाँ पर आपको उसका नाम लिखना है जिसको आपको पे करना है। क्लियर है? और यहाँ पर अमाउंट वर्ड्स में मेंशन किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जितने भी फैक्ट्स मैंने यहाँ पर इंसर्कल किए हैं सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं। एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में यही चेक बना करके आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए कोडिंग कौन सी है इन सब नंबर्स में से। तो ये भी हो सकता है, या फिर किस पोजीशन पर अकाउंट नंबर लिखा जाता है। तो वेरियस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्लियर है? बट एक पॉइंट ये याद रखेंगे कि ये स्टार्टिंग का जो नंबर है ये क्या है? ये चेक नंबर होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट व्हाट परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स दैट द बैंक्स हैव टू कीप इट विद देमसेल्व्स।
यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 पर लगाइए टिक और करिए स्टार मार्क। ठीक है, क्यों कर रहे हैं स्टार मार्क? क्योंकि यहाँ पर बैंक्स का जो वर्किंग सिस्टम है, इस वर्किंग सिस्टम को हमें समझना है। सबसे पहले तो क्वेश्चन समझते हैं, कितना परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स बैंक को अपने पास कैश के फॉर्म में रखना होता है? ठीक है, तो आंसर इसका होगा 15%। लेकिन होता क्या है ये 15%, ये समझने वाली बात है। सपोज करिए एक बैंक ओपन हुआ आपके एरिया में, ठीक है, बैंक ओपन हुआ और बहुत सारे लोग बैंक में गए। सपोज करिए पर्सन ए गए, पर्सन बी गए, पर्सन सी, उन्होंने सारे पैसे अपने बैंक में सबमिट कर दिए। ठीक है, अब जब सारे पैसे बैंक में सबमिट कर दिए हैं तो बैंक के पास अच्छा खासा अमाउंट इकट्ठा हो गया। ठीक है, तो अच्छा खासा अमाउंट इकट्ठा हो गया, लेकिन अब बैंक क्या करेगा? बैंक को भी तो अर्निंग करनी है। तो बैंक क्या करेगा? बैंक डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स जिनको लोन चाहिए वही पैसा उठा करके लोन दे देगा। ठीक है, यानी अगर मान के चलिए यहाँ पर डी पर्सन है, ई पर्सन है, एफ पर्सन है, इनको बैंक ने क्या किया? लोन दे दिया। पैसा किसका था? ए बी सी का था। लोन किसको मिल गया? डी ई एफ का। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है कि बैंक अपने पास जमा सारा पैसा लोन के फॉर्म में बांट नहीं देगा, उसको कुछ पैसे बैंक में रखने होंगे, ताकि अगर ए बी सी को कभी ज़रूरत पड़ जाए और फिर बैंक कह देगा कि मैंने सारा पैसा तो लोन दे दिया है। तो इस वजह से ये मैंडेटरी किया गया है कि सभी बैंक्स को अपने डिपॉजिट्स का, टोटल डिपॉजिट का 15% जो रुपया है वो अपने बैंक में ही रखना पड़ेगा, ताकि इमरजेंसी यूज़ में जिन्होंने बैंक में पैसे जमा किए हैं उनको वो पैसे अवेलेबल हो पाएँ। बात समझ में आ रही है? यानी यहाँ पर 15% क्या है? 15% वो नंबर है जो कहता है कि जितना भी बैंक में टोटल मनी डिपॉजिटेड है उसका 15% बैंक को अपने पास ही रखना पड़ेगा, उसको किसी को लोन नहीं देना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आई होप समझ में आया होगा। नाउ कमिंग टू, अब आप हमसे ये पूछेंगे कि सर एक बात बताइए, बैंक में हम पैसा रख देते हैं, ठीक है, और फिर बैंक क्या करता है? उसको सेव करके अपने पास रखता है और हम जब मर्जी तब उससे पैसा वापस ले लेते हैं। तो इससे बैंक की कमाई कहाँ से समझ में आ रही है, यानी बैंक कैसे अपने इनकम को जनरेट करता है? तो यहाँ पर इस पिक्चर से हम ये समझेंगे कि बैंक का सोर्स ऑफ इनकम क्या है, यानी बैंक पैसे कैसे कमाता है। सपोज दैट प्राइवेट बैंक्स हैं, तो प्राइवेट बैंक कैसे पैसे कमाती हैं? तो यहाँ पर समझिए, हमने क्या किया, हम यहाँ पर खड़े हैं डिपॉजिटर्स की तरह, यानी हम पैसे जमा करने वाले लोग हैं। ठीक है, हमने क्या किया? अपनी अर्निंग जहाँ से भी कर रहे हैं उस पैसे को हम लेकर के गए बैंक में, और बैंक में अपने अकाउंट ओपन किया, और अकाउंट ओपन करने के बाद हमने उसमें अपने सारे पैसे डिपॉजिट कर दिए। ठीक है, अब जब डिपॉजिट कर दिया तो अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको लोन चाहिए अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करने के लिए, कहीं कोई बिजनेस इंस्टॉल करना है या कुछ भी करना है। तो ऐसे लोग बैंक के पास आते हैं कि भैया हमें दे दीजिए उधार, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें उस पैसे का यूज़ करना है बहुत सारे बिजनेसेस को चलाने के लिए, या कुछ भी होम लोन लेना है घर खरीदने के लिए, या व्हीकल लोन लेना है व्हीकल को परचेज करने के लिए। तो उन्होंने बैंक से ले लिया लोन। जो पैसा हमने डिपॉजिट किया बैंक ने वही पैसा क्या किया, लोन के फॉर्म में बोरोवर्स को दे दिया। ठीक है, तो अब जो बोरोवर्स को बैंक ने पैसा दिया है, आपने जब पैसा बैंक को दिया तो पैसा बैंक आपको क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। ठीक है, इंटरेस्ट का मतलब ये है कि जितना पैसा आपने दिया है, अगर सपोज दैट आपने 100 रुपीज़ सबमिट किए बैंक में, और बैंक कहता है हम इस पे लगभग आपको 10% का इंटरेस्ट देंगे, तो एक साल बाद आपका रुपया कितना हो जाएगा, 110 रुपये हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वहीं पर बोरोवर्स की क्या कंडीशन है, बोरोवर ने अगर 100 रुपीज़ यहाँ पर उधार लिए, ठीक है, और इस पर ये बैंक इंटरेस्ट रेट कितना लगाता है, मान लीजिए 20% इंटरेस्ट लगाता है। यानी जिसने उधार लिया है, जिसने 100 रुपये उधार लिया, उसको वापस एक साल बाद कितना करना पड़ेगा, 120 रुपये करना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी यहाँ पर देना पड़ा बैंक को कितना रुपए, 110 रुपये, और उन्होंने कमाया कितना, 120 रुपये। यानी यहाँ पर डिफरेंस कितना आया, 10 रुपये का डिफरेंस आया। यानी ये 10 रुपये जो है ये क्या है, बैंक की अर्निंग है। ठीक है, इन शॉर्ट यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि जो डिपॉजिटर्स हैं उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम देता है गवर्नमेंट, ठीक, बैंक 10% का इंटरेस्ट रेट देता है डिपॉजिट करने पर, लेकिन अगर कोई इससे उधार लेता है तो उससे इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज करता है। और यही जो वेरिएशन होता है इन बिटवीन द बोरोवर्स एंड डिपॉजिटर्स के बीच का इंटरेस्ट, यही बैंक की क्या होती है, इनकम होती है।
ठीक है। तो हमेशा याद रखेंगे बोरोवर को ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ जाता है बैंक को लोन लेने के लिए, और डिपॉजिटर्स को बैंक क्या करते हैं, बहुत मिनिमम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं अपने पास पैसा रखने के लिए। ठीक है, तो एक ये पॉइंट याद रखेंगे। तो यही है इनकम सोर्स ऑफ द बैंक। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, फोकस करेंगे। A deposit with a bank that can be withdrawn whenever the depositor likes to do so is termed as, यानी अगर एक बैंक है, ठीक है, एक बैंक यहाँ पर अवेलेबल है और इस बैंक में एक पर्सन ए है, वो गए अपना पैसा डिपॉजिट करने के लिए, ठीक है, वहाँ पर पैसे को उन्होंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, अब बैंक में जो पैसे डिपॉजिट हैं वो बैंक का पैसा नहीं है, वो किसका पैसा है, पर्सन ए का पैसा है। तो पर्सन ए जब चाहे फिर से वापस बैंक जा करके सारे पैसे अपने ले सकता है वापस। ठीक है, तो ऐसा डिपॉजिट बैंक में जो बैंक का नहीं है, वो पर्सन्स का है, ऐसे डिपॉजिट को क्या कहते हैं, हम डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। यानी जब पीपल्स डिमांड करेंगे तो अपना डिपॉजिट वापस भी ले सकते हैं। तो जब भी किसी बैंक में डिपॉजिट किया जाता है, डिपॉजिटर कभी भी डिमांड करके उस पैसे को वापस ले सकता है, उसे हम डिमांड डिपॉजिट की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया है, इसको करिए स्टार मार्क, और इससे हम बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। सबसे पहले असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें बैंक्स कीप्स अ स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट्स एज कैश विद देमसेल्व्स। अभी हमने देखा कितना परसेंटेज, 15% अपना क्या रखते हैं, ये अपने पास रखते हैं। बैंक कीप्स अ स्मॉल proportion ऑफ their डिपॉजिट्स एज कैश विद themselves, ठीक है, 15%। दिस इज केप्ट टू मीट द लोन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पीपल। क्या पीपल्स की लोन नहीं, ये कैश पे करने के लिए होता है, लोन के अलावा 15% यहाँ पर इनको अपने पास रखना पड़ता है। तो स्टेटमेंट ए ट्रू है और इस रीज़न आर क्या है, फॉल्स है। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये हो जाएगा राइट ऑप्शन। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो 15% का डिपॉजिट है, क्योंकि देखिए बेटा असर्शन और रीज़न ये दोनों कंटिन्यूएशन में होते हैं। ठीक है, तो अगर रीज़न यहाँ पर ये गलत है तो रीज़न को हम फॉल्स करेंगे, क्योंकि देखिए बैंक स्मॉल पोर्शन ऑफ डिपॉजिट कैश के फॉर्म में क्यों रखता है, ताकि जब भी इमरजेंसी सिचुएशन में डिपॉजिटर्स को अपने पैसे निकालने की ज़रूरत पड़े तो बैंक्स ये ना कह पाएँ कि हमने सारा पैसा लोन में बांट दिया है। ठीक है, तो ऐसे पैसे अब यहाँ पर लोन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए तो 15% जमा नहीं किया जा रहा है, इस वजह से स्टेटमेंट ए ट्रू होगा और रीज़न वाला स्टेटमेंट फॉल्स होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर हम कुछ कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखेंगे। क्रेडिट, क्रेडिट मतलब होता है उधार, जो आपने पैसा उधार लिया है उसे हम कहते हैं क्रेडिट। क्रेडिट कभी कभी क्या होता है कि पॉजिटिव रोल प्ले करता है किसी की लाइफ में, और कभी कभी क्या होता है कि ये नेगेटिव रोल भी प्ले करने लग जाता है। ठीक है, तो पॉजिटिव रोल और नेगेटिव रोल कैसे प्ले कर सकता है कोई भी उधार का पैसा, ये हम देखते हैं। सबसे पहले आपको एक एग्जाम्पल समझना पड़ेगा। मान लीजिए आपके शुभम सर हैं, ठीक है, शुभम सर यहाँ पर क्या करते हैं, टीचिंग की जॉब छोड़ चुके हैं और अब वो क्या करने लगे हैं, शू कंपनी खोल के बैठे हैं। ठीक है, शू कंपनी खोल के बैठे हैं, क्लियर है, शू कंपनी खोल के बैठे हैं। ठीक है, तो अब ये शुभम सर शू मेकर हैं, नॉट कंपनी, यहाँ एग्जाम्पल थोड़ा सा अच्छा सा लेंगे, शू मेकर हैं, जूते बनाने वाले हैं। ठीक है, और शू मेकर हैं। अब यहाँ पर एक कंपनी है, कंपनी ए, ठीक है, सपोज दैट इसको आप समझ लीजिए एडिडास। ठीक है, एडिडास एक कंपनी है, ये शुभम सर के पास आती है और कहती है कि शुभम जी हमें आपको कुछ टेंडर देना है, लगभग 1 करोड़ का टेंडर है, आप मेरे लिए लगभग 1000 जूते बना दीजिए। ठीक है, यानी कंपनी ने कहा कि आपको शू मेकर को 1000 जूते बनाने हैं। ठीक है, अब 1000 शूज़ बनाने हैं और लेदर के शूज़ होने चाहिए, ये भी इन्होंने कह दिया। ठीक है, तो अब मेरे पास इतना बड़ा जो हमें मिला है टेंडर, अब इस टेंडर को कंप्लीट करने के लिए मेरे पास इनपुट मनी तो होना चाहिए ना। तो हमने इनसे कहा कि भाई साहब एक काम करेंगे, आप जितना टेंडर आपने दिया है इसका आपको पैसे तो हमें पे करने ही हैं, तो एक काम करिए कुछ पैसे आप हमें अभी एडवांस दे दीजिए। ठीक है,
यानी मैंने क्या किया, शू मेकर के पास पैसे नहीं थे जूते बनाने के और कंपनी से टेंडर मिल चुका है, तो अब कंपनी क्या कर रही है, इनको एडवांस पैसे दे रही है, वो भी आधे। ठीक है, आधा पैसा क्या किया, एडवांस के फॉर्म में शू मेकर को यानी हमको दे दिया। अब मेरे पास कुछ पैसे आ गए हैं, फिर हम पहुंचते हैं लेदर मार्केट जहां पर लेदर मिलता है। ठीक है, क्योंकि लेदर भी तो चाहिए एज ए रॉ मटेरियल। तो लेदर वाले से मैंने कहा कि आप हमें अभी आधा पैसा रख लीजिए और सारा का सारा लेदर हमें दे दीजिए 1000 जूते बनाने के लायक, और जब मुझे पेमेंट हो जाएगी तो मैं आपको पूरा पैसा पे कर दूंगा। तो आधे पैसे पे हम लेकर के आए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, कंपनी से एडवांस लिया। ठीक है, एडवांस ले लिया, वो क्या हो गया, एक तरह से उधार हो गया। और दूसरी तरफ हमने क्या किया, लेदर वाले के पास गया, उससे हमने लेदर परचेस कर लिया 1000 जूते के लिए, लेकिन पैसे कितने दिए, सिर्फ 500 जूते के लिए दिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने किसी तरह से एडजस्ट करके सिस्टम को कंप्लीट किया और 1000 जूते बना करके कंपनी को ट्रांसफ़र कर दिए। कंपनी ने फिर हमें क्या किया, पूरा पैसा पे कर दिया। ठीक है, और हमने जब पूरा पैसा हमें मिला तो हमने क्या किया, कुछ पैसा जो बचा हुआ था वो लेदर वाले को दे दिया, और लेदर वाले को देने के बाद हमें बचा क्या, जो भी बच गया वो हमारा हो गया प्रॉफिट। क्लियर है? तो ये बात हो गई कि उधार लेने से क्या होता है, उधार लेने से कभी कभी एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। या इन शॉर्ट समझें कि अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं और बिज़नेस के लिए आपने लोन ले लिया, ठीक है, लोन लेने के बाद आपका बिज़नेस रन करने लग गया, जब बिज़नेस चलने लग जाता है तो फ़ायदा होने लगता है, तो आपने क्या किया, सारे लोन को वापस कर दिया, रीपे कर दिया, और फिर आपका बिज़नेस तो चल ही रहा है। तो इसका क्या हो गया, पॉजिटिव इम्पैक्ट हो गया लोन लेने का। ठीक है, कभी कभी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि लोन्स हर कोई नहीं लेना चाहता है। मान लीजिए जो आपने बिजनेस शुरू किया है वो बिजनेस अगर नहीं रन कर पाया, तब क्या करेंगे, जब बिजनेस नहीं रन कर पाता है तब यहाँ पर आप पर डेट ट्रैप यानी आप कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। चलिए यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। एक फार्मर है, ठीक है, एक फार्मर है, फार्मर ए। क्लियर है? अब इस फार्मर ने क्या किया, प्लान किया कि हम वीट का कल्टीवेशन करेंगे, गेहूं लगाएंगे, ठंड का टाइम चल रहा है, गेहूं लगा दिया। ठीक है, अब गेहूं लगाने के लिए इनके पास पैसे नहीं थे, तो इन्होंने इनपुट के लिए, यानी इनपुट में क्या, जैसे इनको फर्टिलाइज़र चाहिए, वाटर इरिगेशन के लिए पंप चाहिए, या फिर पेस्टिसाइड्स चाहिए, तो इन सब चीज़ों के लिए इनको चाहिए पैसे। तो फार्मर ने क्या किया, कुछ वो पहुँचते हैं एक मनी लेंडर के पास, यानी जो उधार देता है उसके पास पहुंचे, इनसे कुछ पैसे उधार ले लिए। ठीक है, मनी लेंडर ने कहा कि ठीक है, 1 साल के लिए पैसे ले लो उधार, जब तुम्हारा वीट का कल्टीवेशन हो जाएगा तो हमें पैसे वापस कर देना। ठीक है, तो इन्होंने उधार लेकर के वीट का कल्टीवेशन किया, लेकिन अचानक से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है और पूरी इनकी जो फसल है वो सड़ जाती है। ठीक है, पूरी फसल बर्बाद हो गई। अब तो इनको उधार भी तो चुकाना है, तो इस केस में फार्मर के पास वीट को बेचकर पैसे कमाने का जो जरिया था, जो होप थी, वो खत्म हो गई। तो फार्मर की सारी फसल बर्बाद होने के बाद अब मनी लेंडर इन पर प्रेशर बना रहा है कि हमें हमारा पैसा वापस दो। ठीक है, तो किसी तरह मनाने के बाद कहते हैं कि ठीक है, अगली बार जब मैं राइस की कल्टीवेशन करूंगा तो उसको सेल करके आपको दूंगा, थोड़ा पैसा हमें और उधार दे दीजिए। राइस को कल्टीवेट करना है इनको। ठीक है, तो अब ये राइस का कल्टीवेशन कर रहे हैं, राइस को भी कल्टीवेट करके उनको उतना फ़ायदा नहीं हुआ, यानी जितना भी ये एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं सब कुछ हो जा रहा है फ्लॉप। तो जितना पैसा है, मनी लेंडर का बहुत सारा पैसा फार्मर के पास कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो फिर मनी लेंडर क्या करता है, फार्मर से कहता है ऐसा है तुम अब पैसा वापस नहीं कर पाओगे, अब अपनी लैंड मेरे नाम कर दो। तो लैंड फार्मर के हाथ से चली गई। तो ये क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट है। जब भी कोई पर्सन लोन लेता है तो लोन अगर वो वापस नहीं कर सकता लॉन्ग टाइम तक, तो उसे ही कहते हैं कि वो अब क्या हो चुका है, डेट ट्रैप में फंस चुका है। यानी अब उसकी कंडीशन ऐसी हो चुकी है कि साल दर साल उसका जो कर्ज है वो बढ़ता जा रहा है और वो कर्ज को वापस नहीं कर सकता है। ऐसे ही ट्रैप को डेट ट्रैप कहते हैं। तो बेसिकली क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज दैट कि क्रेडिट या फिर लोन लेने से पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। पॉजिटिव इम्पैक्ट कब हो सकता है, जब आपका बिजनेस प्रॉपरली रन कर जाए, जिसके लिए आपने लोन लिया है, और आप सारे लोन्स को टाइमली रीपे करके अपना बिजनेस रन कराते रहिए, दैट इज द पॉजिटिव इम्पैक्ट। बट नेगेटिव इम्पैक्ट इज कि अगर आपने जो प्लान किया था बिजनेस रन कराने के लिए लोन लेकर के, वो बिजनेस रन नहीं किया तो आपको लेने के देने पड़ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक रिस्की नेचर फील होता है
क्रेडिट सिस्टम का। तो ये आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया है तो एक बार फिर से आप बैक करके इस पोर्शन को सुन सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसी से बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं सब्जेक्टिव नेचर के। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, which among these is an essential feature of barter system? बार्टर सिस्टम क्या होता है? प्रोडक्ट्स का गिव एंड टेक होता है, यहाँ पर मनी का कोई भी रोल नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? मनी कैन इजीली एक्सचेंज एनी कमोडिटी। इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, मनी का कोई रोल ही नहीं है। इट इज़ बेस्ड ऑन डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। यहाँ पर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होता है? जी हाँ सर, बिल्कुल होता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, ठीक है। सो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट मतलब क्या होता है? जब भी पर्सन ए और पर्सन बी, अगर आपको पर्सन बी को कोई सामान बेचना है तो पर्सन बी के पास वो सामान आपको परचेज भी करना पड़ेगा, यानी आपको दो पर्सन को सर्च करना पड़ेगा। या फिर बहुत इजी लैंग्वेज में समझते हैं कि एक पर्सन, फिर से यहाँ पर देखते हैं, पर्सन ए है और यहाँ पर पर्सन बी है। पर्सन बी क्या करते हैं? वीट की कल्टीवेशन करते हैं, और आप क्या करते हैं? क्लोथ की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ठीक है। तो अब अगर जो वीट कल्टीवेट कर रहा है उसको अगर क्लोथ चाहिए, तो ऐसा ज़रूरी है कि क्लोथ वाले को वीट भी चाहिए हो, ठीक है। आपको ऐसा पर्सन खोजना पड़ेगा जो आपके सामान में इंटरेस्टेड हो, ठीक है। यानी वीट कल्टीवेटर को अगर क्लोथ लेना है तो क्लोथ मैन्युफैक्चरर को वीट भी लेना हो। ऐसी सिचुएशन जब तक नहीं बनेगी तब तक बार्टर सिस्टम फ्लरिश नहीं होता है, ठीक है। यानी आपको दो पर्सन ऐसे खोजने होंगे जो आपके सामान में इंटरेस्टेड हो और आप उनके सामान में इंटरेस्टेड हो, तभी बार्टर सिस्टम, बार्टर इकोनॉमी रन करती है। और ऐसी ही इंसिडेंट को कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। यानी जो वांट्स हैं, जो चाहत है दोनों की, वो कोइंसिडेंटली सेम हो जाए, ठीक है। यानी वीट को, क्लोथ वाले को वीट चाहिए और वीट वाले को क्लोथ चाहिए। ऐसी सिचुएशन में ही यहाँ पर बार्टर सिस्टम चलता था, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्म्स ऑफ क्रेडिट आर विद रिस्पेक्ट टू। इसका आंसर क्या हो सकता है? टर्म्स ऑफ क्रेडिट आर विद रिस्पेक्ट टू। अब यहाँ पर इंटरेस्ट रेट, कोलैटरल, डॉक्यूमेंटेशन, वैसे इसका आंसर जो होगा इसको अभी हम नहीं हाईलाइट कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले समझिए टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होता है। जब आप उधार लेने जाते हो बेटा, उधार लेने जाते हो तो कुछ कंडीशंस आप पर लगाई जाती हैं। कंडीशन क्या लगाई जाती है? कि आपको इतना इंटरेस्ट रेट एनुअली पे करना होगा, ठीक है। कितना इंटरेस्ट रेट एनुअली पे करना होगा, ऑन पेपर उसको पहले से ही लिखा जाता है, ठीक है। क्रेडिट लेने के लिए आपको क्या चीज़ गिरवी रखनी है? मॉर्टगेज, यानी कौन सी चीज़ आपको गिरवी रखनी है, तभी तो इंसान आपको उधार देगा, ठीक है। तो वो भी चीज़ इसमें मेंशन की जाती है। फिर ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। सपोज दैट आपने घर गिरवी रख दिया तो घर के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको भी प्रॉपर प्रिपेयर किए जाएंगे, ठीक है। यानी ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो उधार लेने के लिए यूज़ किया जा रहा है, ऐसे ही इंस्ट्रूमेंट्स को कहा जाता है टर्म्स ऑफ क्रेडिट। क्लियर है? तो यहाँ पर कितने इंटरेस्ट रेट पर क्रेडिट दिया जाएगा, ये भी क्या है? टर्म्स ऑफ क्रेडिट में आएगा। कोलैटरल मतलब क्या होता है? आपके पास जो भी प्रॉपर्टी है, सपोज दैट आपके पास हाउस है या फिर कोई व्हीकल है जिसको आप उधार लेने के लिए गिरवी रख सकते हैं, ऐसे सारे के सारे प्रॉपर्टीज़ को क्या कहा जाता है? कोलैटरल कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? तो कोलैटरल सिंपल सा मतलब क्या होता है? एक सिक्योरिटी के तौर पर आप उसको जमा कर देते हो। कहाँ पर जमा करते हो? किसके पास? जिससे आप उधार ले रहे हो, ठीक है। सपोज दैट शुभम सर हैं, ठीक है। अब इनके पास बहुत पैसा है, मेरे पास ना बहुत पैसा है, चलिए ठीक है, शुभम सर आपके पास बहुत पैसा है, ठीक है। अब शुभम सर के पास जब बहुत पैसा है तो अब कोई भी पर्सन, मान लीजिए बी पर्सन है, ये बी पर्सन आते हैं शुभम सर के पास और कहते हैं कि सर मुझे व्हीकल खरीदनी है तो मुझे इसके लिए लोन चाहिए। तो लोन के लिए मैं क्या कहूँगा कि आपके पास आपकी क्या हैसियत है, क्या आप कभी लोन वापस कर भी पाएंगे? तो जब ये चेक करना हो तो हम क्या करते हैं कि बी का जो हाउस है, इसके हाउस के डॉक्यूमेंट्स, हम इससे कहेंगे कि आप अपने घर के कागज़ हमारे पास गिरवी रखो और हमसे ले लो पैसे, और जब पैसे ले लो जाओ व्हीकल परचेज़ कर लो। व्हीकल परचेज़ करने के बाद आप जब तक हमारा पैसा वापस नहीं करते हैं तब तक आपके घर के कागज़, यानी घर आपका हमारे पास गिरवी है, और जिस दिन आपने सारे पैसे वापस कर दिए आपको घर के कागज़ वापस मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जो हाउस के पेपर्स थे ये क्या हुए? कोलैटरल हो गए, ठीक है।
एंशियंट टाइम पीरियड में लोग अपनी गाय को, अपने घर को और अपने चिल्ड्रंस को भी गिरवी रख देते थे फॉर गेनिंग द क्रेडिट, फॉर गेनिंग द लोन। क्लियर है? तो ऐसी कोई भी चीज़ जो आप गिरवी रखते हो लोन को लेने के लिए, चाहे बैंक से चाहे किसी मनी लेंडर से, उसे हम कोलैटरल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोलैटरल भी एक पॉइंट है। फिर डॉक्यूमेंटेशन भी इन्वॉल्व होता है, यानी टर्म्स ऑफ क्रेडिट का आंसर होगा क्या? टर्म्स ऑफ क्रेडिट का आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क दिस एज अ स्टार। Two statements are given here, assertion and reason type questions. The first statement is saying what? Banks are not ready to lend money to certain borrowers. ठीक है, बैंक्स कुछ ऐसे लोग, ऐसे बोरोवर्स होते हैं उधार लेने वाले जिसको वो तैयार ही नहीं होते हैं मनी लेंड करने के लिए। सम पीपल डो नॉट हैव कोलैटरल। इसका रीज़न क्या है? कि उनके पास कोलैटरल नहीं होता है। चलिए यहाँ पर एक चीज़ समझते हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर रखते हैं रिच पीपल और एक तरफ रखते हैं पुअर पीपल्स। ठीक है, अब दो पीपल्स यहाँ पर हैं। रिच पीपल के पास प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है, पैसे होते हैं, बैंक बैलेंस होता है, घर होता है, गाड़ी होता है। पुअर पीपल्स के पास कुछ नहीं होता है। ठीक है, अब बैंक यहाँ पर मान लीजिए इस्टेब्लिश है, बैंक से आप लोन लेने अगर जाओगे तो अगर रिच पीपल लोन लेने जाएगा तो रिच पीपल को आसानी से लोन मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि वो अपनी प्रॉपर्टी, अपने हाउसेज, अपना बैंक बैलेंस क्या कर सकता है? एज ए कोलैटरल बैंक के पास जमा कर सकता है और बैंक उनको आसानी से लोन दे देगा, क्योंकि बैंक उन्हीं को लोन देता है जिसको वो समझता है कि ये कभी इन फ्यूचर वापस कर पाएगा। ठीक है, तो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट कर देगा बैंक में उसको बैंक आसानी से लोन दे देगा। तो रिच पीपल के पास प्रॉपर्टी है, एसेट्स हैं, बहुत सारा बैंक बैलेंस है, तो उसको शो करके, उसको गिरवी रख करके एज ए कोलैटरल बैंक से वो लोन ले लेता है। लेकिन पुअर पीपल के पास कुछ नहीं होता है, तो अगर पुअर पीपल इनके पास जाता है लोन लेने के लिए तो बैंक इनसे कहता है कि कुछ कोलैटरल तो रखो, कुछ गिरवी तो रखो, ताकि हम समझ सकें कि ये पैसा आप वापस कर पाओगे। तो पुअर पीपल इसको प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं। जब पुअर पीपल बैंक को कोलैटरल प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं तो बैंक इनको मार के भगा देते हैं। ठीक है, तो बैंक्स कहा जाता है कि हमेशा रिचर पॉपुलेशन को ये लोन्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये बात सही है और इसके पीछे लॉजिक क्या है कि रिचर पीपल्स कोलैटरल बहुत आसानी से प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन कह रहा है बैंक्स आर नॉट रेडी टू लेंड मनी टू सर्टेन बोरोवर्स। ठीक है, बैंक्स कुछ बोरोवर्स को पैसे उधार नहीं देते हैं। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि सम पीपल्स डू नॉट हैव कोलैटरल, क्योंकि कुछ लोगों के पास कोलैटरल नहीं होता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है, तो इस वजह से हम क्या ऑप्शन टिक करेंगे? बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। जब इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, तो आप हमेशा दोनों स्टेटमेंट को रिलेट करने की कोशिश करिए। जब रिलेट हो रहा है तो कह दीजिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, और अगर नहीं कर रहा है तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्लियर? नाउ बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। आई होप क्लियर हो रहा होगा आप सभी को। कमिंग टू द सोर्सेज ऑफ क्रेडिट इन इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही प्यार से मोहब्बत के साथ समझेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, सोर्सेज ऑफ क्रेडिट का मतलब है कि जितने भी लोग हैं इस पूरे वर्ल्ड में वो कौन कौन से सोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं लोन को लेने के लिए। तो कुछ सोर्सेज को कहा गया है फॉर्मल सेक्टर लोन और कुछ को कहा गया है इनफॉर्मल सेक्टर लोन। जब भी कोई पर्सन किसी बैंक से लोन ले ले या किसी कोऑपरेटिव से लोन ले ले, ठीक है, कोऑपरेटिव मतलब होता है जब बहुत सारे लोग मिल करके एक फंड क्रिएट करते हैं, उसे हम कहते हैं कोऑपरेटिव। क्लियर है? तो बैंक से कोई पर्सन अगर लोन ले रहा है और कोऑपरेटिव से लोन ले रहा है तो उसे फॉर्मल सेक्टर का लोन कहा जाता है। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल मनी लेंडर्स यानी जो भी बड़े बड़े ज़मींदार हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, अगर उनसे उधार ले रहा है या किसी व्यापारी से ले रहा है या किसी भी बड़ी कंपनी के मालिक से उधार ले रहा है या आप किसी अपने रिलेटिव से उधार ले रहे हो या फ्रेंड से उधार ले रहे हो, तो ऐसे उधार क्या कहलाते हैं? इनफॉर्मल सेक्टर्स के क्रेडिट कहलाते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर के लोन कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि दोनों में से रिस्की कौन सा है? बेटा याद रखेंगे, हमेशा रिस्की वाला जो साइड होता है वो इनफॉर्मल होता है। क्यों होता है? क्योंकि बैंक्स और कोऑपरेटिव्स को हमेशा रेगुलेट करते हैं कौन? आरबीआई।
और आरबीआई को कौन रेगुलेट करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलेट करती है। यानी बैंक्स अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं, कोऑपरेटिव्स अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं, वो आरबीआई के इशारे पर काम करते हैं और आरबीआई गवर्नमेंट के इशारे पर काम करती है। और गवर्नमेंट किसके इशारे पर काम करती है? हम लोगों के इशारे पर काम करती है। ठीक है, तो लोग सरकार से नाराज ना हो जाएं और सरकार आरबीआई से ना हो जाए, इस वजह से बैंक्स और कोऑपरेटिव्स पर हमेशा कंट्रोल रहता है। बैंक्स और कोऑपरेटिव्स कभी मनमानी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन वहीं अगर मनी लेंडर्स की बात करें तो ये मनमानी कर सकते हैं, ट्रेडर्स मनमानी कर सकते हैं, आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स आपको हाई इंटरेस्ट रेट पर आपको लोन प्रोवाइड करेंगे और मनमाने तरीके से आपसे वसूलेंगे। तो इनफॉर्मल सेक्टर हमेशा हमेशा रिस्की होता है। फॉर्मल सेक्टर क्या होता है? वो रिस्की नहीं होता है, एक तरह से कह सकते हैं कि ये रिस्कलेस होता है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि बैंक्स और कोऑपरेटिव से लोन लेना आसान नहीं होता, क्योंकि इनको बहुत सारे पेपर्स देने पड़ते हैं। कोलैटरल वाला इशू तो हमने पढ़ ही लिया। गरीब आदमी कोलैटरल कहाँ से लाएगा? तो वो कभी बिजनेस शुरू ही नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके पास कोई पैसा है ही नहीं, कोई एसेट ही नहीं है, कोई घर नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है जिसको वो गिरवी रख करके लोन ले सके। तो बैंक हमेशा ऐसे लोगों को ही लोन देता है जिनके पास कोलैटरल होता है रखने के लिए एज ए सिक्योरिटी। लेकिन इनफॉर्मल, अब वही पर्सन अगर मान लीजिए उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा पर्सन अगर मनी लेंडर के पास जाएगा तो मनी लेंडर क्या करता है? उस पर्सन को पहले से जानता रहता है, तो आसानी से वो लोन दे देता है। लेकिन जब वो लोन चुका नहीं पाता है तो मनी लेंडर फिर क्या करता है? अपनी मनमानी करता है, उसका घर अपने नाम कर लेगा, उसकी ज़मीन अपने नाम कर लेगा। ठीक है, इसी तरह से इनफॉर्मल सेक्टर्स के सारी चीज़ें यहाँ पर रन करती हैं। तो बेसिकली आपको पिक्चर एक ब्रॉड क्लियर करनी है कि 2 सोर्सेज आर देयर फॉर क्रेडिटिंग इन इंडिया, formal sector and informal sector. Formal sector comprises of the banks and cooperatives which are regulated by RBI, and RBI is regulated by the government of India, and government is in short regulated by the peoples of India. Clear? But informal sectors को regulate और control करने के लिए कोई नहीं बैठा है, इसीलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। चलिए, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। नाउ कमिंग टू द सोर्सेज ऑफ क्रेडिट इन रूरल इंडिया। 2019 का डेटा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि गांव के लोग सबसे ज़्यादा कहाँ से लोन लेते हैं। अब देखिए, बैंकिंग सिस्टम इतना मजबूत हो गया है कि कमर्शियल बैंक यानी फॉर्मल सेक्टर से गांव के 51% लोग लोन लेने लगे हैं। ठीक है, ये अपने आंसर में आप इंक्लूड कर सकते हैं जब इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, लेकिन अभी भी सेकंड नंबर पर क्या बैठा हुआ है? सेकंड नंबर पर मनी लेंडर्स बैठे हुए हैं। यानी अभी भी गांव के लोग बड़े बड़े साहूकारों से, जमींदारों से लोन लेते हैं और एक्सप्लॉइट होते रहते हैं। मनी लेंडर्स अपनी मनमानी करते रहते हैं। ठीक है, तो 2 मेजर सोर्स हो गए। पहला सोर्स हो गया ये फॉर्मल वाला, और ये दूसरा क्या है? इनफॉर्मल वाला है। ठीक है, इनफॉर्मल है। रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स क्या हैं? ये क्या हैं? रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स ये कैसे होते हैं? ये होते हैं आपके इनफॉर्मल होते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स एंड सोसाइटीज़ ये क्या है? कोऑपरेटिव बैंक्स एंड सोसाइटी ये कैसा है? ये 3rd पोजीशन पर है, और 3rd पोजीशन होने के साथ साथ ये क्या है? ये फॉर्मल सेक्टर का लोन है। क्लियर है? तो ये पॉइंट भी याद रखेंगे। क्लियर है? नाउ बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13. Why do lenders often require collateral before lending loan? जो भी उधार देने वाले हैं इनको कोलैटरल की ज़रूरत क्यों पड़ जाती है किसी भी लोन को देने के लिए? ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर मैं किसी को लोन दे रहा हूँ तो ये भी तो सोचूंगा ना कि वो वापस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ठीक है, मेरा पैसा दिया हुआ डूब तो नहीं जाएगा। इसी तरह से बैंक भी सोचता है। तो बैंक क्या करता है? अपना रिस्क को मिटिगेट करने के लिए यानी कम करने के लिए, टू मिटिगेट द रिस्क ऑफ द लोन डिफ़ॉल्ट, वो लोन डिफ़ॉल्ट में ना चला जाए, उस रिस्क को कम करने के लिए, मिटिगेट मतलब होता है रिड्यूस। ठीक है, तो उस रिस्क को रिड्यूस करने के लिए वो अपने पास कुछ सामान गिरवी रख लेगा कि अगर ठीक है पैसे वापस नहीं करेगा तो हम उसके जो एसेट्स हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको बेच करके पैसा अपना निकाल लेंगे। ठीक है, इसीलिए हमेशा याद रखिएगा लेंडर्स कोलैटरल की डिमांड करते हैं, इंक्लूडिंग बैंक ऑल्सो। क्लियर? बढ़ते हैं आगे है क्वेश्चन नंबर 14, आइडेंटिफाई द फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। अब हमारे बच्चे हो गए हैं वेरी स्मार्ट, और अब ये लोग बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट है। तो इसमें से फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं। और क्या होते हैं? बोलते रहो, बैंक्स होते हैं। क्लियर? और ये तीनों क्या हैं? ये तीनों इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट हैं।
वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ये वर्ड्स पर फोकस किया करिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनफॉर्मल सेक्टर लोन फॉर पुअर रूरल हाउस होल्ड्स इन इंडिया। यानी गांव की बात की जा रही है, किसमें से कौन सा इनफॉर्मल सेक्टर का लोन नहीं है। कमर्शियल बैंक क्या होते हैं, कमर्शियल बैंक होता है फॉर्मल सेक्टर, मनी लेंडर क्या है, इनफॉर्मल है, ट्रेडर क्या है, इनफॉर्मल है, लैंडलॉर्ड क्या है, इनफॉर्मल है। ठीक है, तो इसमें नॉट पूछा है, नॉट एन इनफॉर्मल सेक्टर, तो फॉर्मल वाले को टिक करेंगे। क्लियर है, यानी कमर्शियल बैंक कभी भी गांव में इनफॉर्मल की तरह रोल प्ले नहीं करते हैं। ठीक है, तो चारों ऑप्शन में सबसे यूनिक कौन सा लग रहा है, कमर्शियल, क्योंकि ये क्या है, फॉर्मल है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। जो भी इमेज हमने समझी थी, जो इनकम सोर्स था बैंक का, है ना, तो वहाँ से रिलेटेड एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये बेटा, PYQ है बोर्ड का, याद रखेंगे। ठीक है, सो द डिफरेंस बिटवीन, ऑप्शन पढ़िए। अब इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें से बैंक का इनकम कैसे निकाला जाएगा। द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट डिपॉजिटेड एंड द बोरोड बाय द बैंक टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इससे कोई मतलब नहीं है। The difference of amount of interest between what is charged from the borrowers and what is paid to the depositors। ठीक है, एक ये ऑप्शन देखिए, the difference of interest rate between what is charged from the borrowers and what is charged from the depositor, ये हो गया। the difference between the amount deposited by the depositor and borrowed by the borrower। ठीक है, अब यहाँ पर ये ऑप्शन भी कट करेंगे। अब इंटरेस्ट रेट और अमाउंट की बात करते हैं। ठीक है, द डिफरेंस ऑफ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन व्हाट इज चार्ज्ड फ्रॉम द बोरोवर्स एंड व्हाट इज पेड टू द डिपॉजिटर्स, यानी हम क्या करते हैं, बोरोवर्स से चार्ज करते हैं और पे करते हैं डिपॉजिटर्स को। तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। एक बार बहुत पेशेंस के साथ इस पॉइंट को समझ लीजिए, बहुत ही कायदे से, कि जो बैंक होता है बेटा, ये जो बैंक है, इस बैंक में हम डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, और बैंक हमें क्या करता है, इस पर इंटरेस्ट देता है। ठीक है, और जब ये बैंक बोरो कर, जब कोई पर्सन बी, यानी बैंक पैसे दे रहा है बोरोवर को, तो बैंक इनसे क्या लेगा, इनसे इंटरेस्ट लेता है। ठीक है, जब इंटरेस्ट लेता है तो वही डिफरेंस जो होता है उसकी कमाई हो जाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, बहुत ही प्यार से। क्वेश्चन नंबर 17 पर फोकस करिए, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, स्टार मार्क किए रहिए क्योंकि इसको हमने पढ़ लिया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सुपरवाइजेज द फंक्शनिंग ऑफ द फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन इन इंडिया, यानी बैंक और कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं, फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन होते हैं। तो इसको सुपरवाइज कौन करता है, हमारा प्यारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब आप बताइए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कौन रेगुलेट करता है, सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कौन रेगुलेट करता है, अरे हम ही लोग तो हैं जो सरकार की बत्ती जलाते और बुझाते रहते हैं। ठीक है, तो ये आंसर सही होगा। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, ये बहुत ही अच्छा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो कि फिर है रिलेटेड टू डेवलपमेंट से। Assume there are 4 families in a locality, एक लोकेलिटी में 4 परिवार रह रहे हैं। If the incomes of these 4 families in a week, ये वीकली इनकम दी हुई है। ठीक है, वीकली इनकम क्या है, अब इसमें एवरेज निकालना है, तो सिंपल सा लॉजिक लगाना है कि एक की इनकम क्या है, 2000 है, 1000 को के से डिनोट करते हैं, 5000 दूसरे फैमिली की है, तीसरे की 3000 है, चौथे की क्या है, 6000 है। तो अब यहाँ पर एवरेज निकालना है, तो कितनी फैमिलीज हैं, 1 2 3 4, 4 फैमिलीज हैं। काउंट कर लीजिए, 5 2 7 3 10 10 और 6, 16,000 रुपीज़ यहाँ पर इकट्ठा हुए, डिवाइडेड बाई 4 कर दीजिए, तो आंसर कितना आएगा, 4000 रुपीज़ यहाँ पर आंसर होगा। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4000 रुपीज़। ये चैप्टर 1 का है बेटा, इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं एवरेज फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। अब इसमें से आपको चूज करना है फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, यानी फॉर्मल सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पर कौन कौन सी है। तो हमने पढ़ा कि सर बैंक भी होता है, मनी लेंडर तो होता नहीं है, कोऑपरेटिव्स भी होते हैं, बिजनेसमैन नहीं होते हैं। तो फर्स्ट और थर्ड जहाँ मिले उसको टिक करो और आगे बढ़ो। ठीक है, ये होता है फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, बैंक और कोऑपरेटिव्स। पढ़ते हैं अपने आगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 पर हम आ चुके हैं स्लोली एंड स्लोली।
बेटा इस सेशन को आप लोग शेयर करते रहिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करते रहिए, क्योंकि जो ये मेहनत की जा रही है इस मेहनत का मोटिवेशन क्या है, सिर्फ वही एक मोटिवेशन है कि लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। टू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो, असर्शन और रीजन टाइप। रूरल पुअर फैमिलीज आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। जी हाँ, इनफॉर्मल सोर्सेज पर वो डिपेंडेंट हैं, क्योंकि रूरल पुअर फैमिलीज के पास कोलैटरल नहीं होता है जिससे कि बैंक से वो लोन ले सकें, यानी फॉर्मल सोर्स से वो क्रेडिट ले सकें। सेकेंड रीजन क्या दिया जा रहा है इसका? बिकॉज फॉर ऑब्टेनिंग लोन फ्रॉम द बैंक्स कोलैटरल एंड स्पेशल डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड। जी हाँ, क्यों? अब देखिए दोनों स्टेटमेंट कैसे रिलेटेड हैं, इसके बीच में क्वेश्चन पूछेंगे कैसे। रूरल पुअर फैमिलीज आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। जी हाँ, अभी भी डिपेंडेंट हैं। क्यों डिपेंडेंट हैं? क्योंकि फॉर ऑब्टेनिंग लोन फ्रॉम द बैंक्स कोलैटरल एंड स्पेशल डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, यानी स्टेटमेंट कैसे कनेक्टेड है, आप पहला स्टेटमेंट पढ़िए और उसका रीजन दूसरा स्टेटमेंट अगर है तो आप मार्क करेंगे कि सर बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी कि आंसर का एक दूसरे पर डिपेंडेंसी भी होनी चाहिए। क्लियर? अब आते हैं हमारे, ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, मार्क कर लेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं बेटा, ठीक है। इन वन ऑफ द स्मॉल विलेजेस अ फार्मर बोरोज मनी। एक फार्मर है जिन्होंने मनी को बोरो किया, ठीक है, मनी लेंडर से बोरो किया, यानी किससे? इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट का यूज़ किया, ठीक है। एक छोटा सा गांव है, एक किसान है, उन किसान ने क्या किया, अपने ही गांव के एक मनी लेंडर से कुछ पैसे उधार लिए और उस मनी लेंडर ने क्या किया, हाईली मंथली इंटरेस्ट रेट लगा दिया, यानी हाई इंटरेस्ट रेट पर इन्होंने दिया। सबसे बड़ी कमी होती है इनफॉर्मल सेक्टर की कि ये लोग हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, इसीलिए पुअर हमेशा पुअर ही रह जाता है। बट इट इज़ नॉट एबल टू रिपे इट बैक, यानी उधार तो ले लिया मनी लेंडर से अपना काम करने के लिए, लेकिन वो वापस ही नहीं कर पा रहा है बेचारा फार्मर। सो नेक्स्ट ही बोरोज इट फ्रॉम अ बैंक। फिर उसने क्या किया, बैंक में जा करके लोन लिया लोअर इंटरेस्ट रेट पर, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ग्रेजुअली ही अर्न्स एंड पे बैक्स द लोन टू द मनी लेंडर एंड द बैंक, ठीक है। यानी फिर उसने क्या किया, बैंक से जाकर लोन लिया, बैंक ने बहुत ही लोअर इंटरेस्ट पर उसको लोन दे दिया, ठीक है। जिससे क्या हुआ, धीरे धीरे उसने क्या किया, बैंक के पैसे को पहले यूज़ किया, मनी लेंडर को प्रोवाइड किया और धीरे धीरे बैंक का कर्ज भी उसने क्या किया, उतार दिया। तो इससे क्या हुआ, अब इसमें आप बैंक का रोल डिस्क्राइब करिए कि आखिर बैंक का रोल इस क्रेडिट सिचुएशन में क्या था, ठीक है। तो बैंक का यहाँ पर रोल क्या था, द बैंक सेव्स द फार्मर फ्रॉम द डेट ट्रैप, यानी अगर बैंक से यहाँ पर लोन नहीं मिलता इस पर्टिकुलर पर्सन को लोअर इंटरेस्ट रेट पर, तो ये जो पर्सन था, ये फार्मर था, ये डेट ट्रैप में फंस जाता। यानी बैंक क्या बनकर आया, इनके लिए मसीहा बनकर आया और इनको डेट ट्रैप पे जाने से बचा लिया, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, एक बार फिर से इसको अटेम्प्ट करेंगे आप लोग खुद से, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, रीड द फॉलोइंग सिचुएशन रिगार्डिंग द क्रेडिट एंड आइडेंटिफाई द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ क्रेडिट। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रेडिट का बताना है। सलीम ने, अब यहाँ पर फिर से स्टोरी समझिए। सलीम ऑब्टेन्स क्रेडिट टू मीट द वर्किंग कैपिटल नीड्स ऑफ प्रोडक्शन। द क्रेडिट हेल्प्स टू हिम टू मीट द ऑनगोइंग एक्सपेंसेस एंड कंप्लीट द प्रोडक्शन ऑन टाइम। सबसे पहले क्वेश्चन से बहुत सारे पॉइंट समझिए, ठीक है। जब आप कोई बिजनेस सेटअप करना चाहते हो, बहुत ध्यान से बेटा देखिएगा, जब आप कोई बिजनेस सेटअप करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कैपिटल। कैपिटल मतलब क्या होता है, मनी, ठीक है। कैपिटल मतलब क्या होता है, मनी होता है, ठीक है। कैपिटल बेटा दो टाइप के होते हैं, पहला कैपिटल होता है वर्किंग कैपिटल और दूसरा कैपिटल होता है फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, बहुत प्यार से समझेंगे। यहाँ पर यहाँ पर एक शुगर इंडस्ट्री सेटअप करनी है, शुगर इंडस्ट्री लगानी है, ठीक है। तो शुगर इंडस्ट्री लगाने के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए लैंड। लैंड परचेज करनी है आपको, ठीक है। लैंड परचेज करनी है, तो लैंड परचेज करने के लिए जो पैसा लगा, उसके बाद आपको बिल्डिंग बनवानी है, बिल्डिंग बनवाने में भी क्या लगेगा, पैसा लगेगा।
फिर आपको मशीन्स लगानी है, मशीन जो कि शुगर इंडस्ट्री में लगती हैं। तो इन सब के लिए क्या लगेगा भैया? पैसा लगेगा। और पैसा क्या बार बार, क्या आप एक इंडस्ट्री लगाएंगे तो बार बार लैंड खरीदेंगे? नहीं। बिल्डिंग बार बार बनवाएंगे? नहीं। एक ही बार बनवाएंगे। मशीन बार बार खरीदेंगे? नहीं। जब तक वो चलेगी 15-20 सालों तक, जब तक खराब नहीं होगी तब तक तो दूसरी नहीं लगवाएंगे। ठीक है। तो जो भी पैसा यानी जो भी कैपिटल एक ही बार यूज हो आपके बिजनेस को सेटअप करने के लिए, ऐसे कैपिटल को फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं। ठीक है। यानी शुगर इंडस्ट्री में लैंड परचेज करने वाला पैसा, बिल्डिंग बनवाने वाला पैसा और मशीन परचेज करने वाले में जितना पैसा लगा है वो सब फिक्स्ड कैपिटल है शुगर इंडस्ट्री का। यानी एक बार लगा दीजिए और जिंदगी भर उसको एंजॉय करिए। एक बार लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। ठीक है। अब वर्किंग कैपिटल समझिए। वर्किंग कैपिटल, अब इसी शुगर इंडस्ट्री को क्या करना है? शुगर मैन्युफैक्चर करनी है। तो शुगर मैन्युफैक्चर करने के लिए क्या चाहिए? शुगर केन चाहिए। अब क्या शुगर केन, मान लीजिए एक ट्रक भरकर शुगर केन लेकर के आए। अब वो शुगर केन परचेज तो किया फार्मर से, लेकिन क्या उसके बाद उनको शुगर केन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? बार बार पड़ेगी। जब खत्म होगा रॉ मटेरियल तब परचेज करना पड़ेगा तुरंत। ठीक है। तो ऐसा पैसा जो बार बार लग रहा है किसी बिजनेस को रन करने के लिए, यानी कि रॉ मटेरियल को परचेज करने के लिए जो पैसा लग रहा है वो वर्किंग कैपिटल है। यानी बिजनेस को वर्क कराना है हमेशा, तो उस पर जो पैसा लगेगा वर्किंग कैपिटल कहलाएगा। जो पैसा बिजनेस में सिर्फ एक बार लगता है और लाइफ झिंगा लाला हो जाती है, वहाँ वाले पैसे को फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी, आई होप। नहीं आई तो दोबारा रिवाइंड करके देख लीजिएगा। ठीक है। अब दी क्वेश्चन पढ़िए। सलीम ऑब्टेन्स क्रेडिट टू मीट द वर्किंग कैपिटल नीड्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि सलीम उधार लेते हैं वर्किंग कैपिटल के लिए। ठीक है। और उसके बाद उस उधार लिए हुए पैसे से वो क्या करते हैं? अपने सारे एक्सपेंसेस को पूरा करते हैं और प्रोडक्शन को टाइमली कंप्लीट करके फिर सभी को अपनी अपने हिस्से की पेमेंट दे देते हैं। तो अब बताइए, प्रॉपर इनका इंडस्ट्री चल चुकी है उधार लेने के बाद, तो पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ या नेगेटिव? पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ सर। ठीक है। तो जब पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ तो इसका मतलब क्या होगा? सलीम की जो इनकम है वो इंक्रीज होने लग जाएगी धीरे धीरे, क्योंकि उनकी गाड़ी अब चल चुकी है। अब वो उधार एक बार चुका देंगे, उसके बाद तो सारा का सारा पैसा ये खुद के पास रखेंगे। यानी इनकम उनकी धीरे धीरे क्या होगी? इंक्रीज होने लग जाएगी। ठीक है। बर्डन क्यों बढ़ेगा क्रेडिट का? नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि इन्होंने कंप्लीट कर लिया प्रोडक्शन ऑन टाइम और अपने सारे एक्सपेंसेस को उन्होंने ऑनगोइंग एक्सपेंसेस को सारे के सारे क्या किया? फुलफिल कर लिया। तो इसलिए यहाँ पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट का सिनेरियो क्रिएट होगा क्रेडिट का। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा एक पॉइंट यहाँ पर याद रखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स्ड कैपिटल। तो ये पॉइंट्स याद रखेंगे। जो पैसा बार बार लगे, रॉ मटेरियल को परचेज करने के लिए लगे, उसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल। जो पैसा सिर्फ एक बार आपके बिजनेस में लगे, चाहे लैंड खरीदने के लिए, चाहे बिल्डिंग बनवाने के लिए, चाहे मशीन खरीदने के लिए, ऐसा पैसे को हम फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं। सिंपल सा लॉजिक है। पैसा एक बार लगा तो फिक्स्ड कैपिटल, बार बार लग रहा है बिजनेस को रन करने के लिए तो वो क्या है? वर्किंग कैपिटल है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। Question number 23. Which of the following is the primary source of loan activities offered by bank? Primary purpose of loan activities यानी बैंक्स लोन क्यों प्रोवाइड करते हैं किसी भी पर्सन को? क्या उनको परेशानी है? लोन नहीं देंगे तो परेशान हो जाएंगे? जी नहीं। अब यहाँ पर यही बताना है आपको कि बैंक्स लोगों को लोन क्यों प्रोवाइड करते हैं, उसका प्राइमरी पर्पस क्या है? टू compete with other financial institution? नहीं। To generate profits for the primary sector only, to increase income of MNCs, MNC मतलब होता है मल्टीनेशनल कंपनी, to support economic growth, कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए ये लोग लोन प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री होती है अगर सेटअप होती है, ठीक है, कोई इंडस्ट्री अगर सेटअप हो रही है तो उसमें चाहिए क्या? बहुत सारा पैसा, कैपिटल चाहिए। तो कैपिटल कहाँ से आया? इसको बैंक ने प्रोवाइड कर दिया कैपिटल। जब उस पर्सन ने इंडस्ट्री सेटअप कर ली तो इंडस्ट्री में फिर क्या हुआ? बहुत सारा प्रोडक्शन होने लगा, प्रोडक्ट्स बनने लगे, प्रोडक्ट्स को मार्केट में हम ले जाने लगे, मार्केट में ले जाने के बाद उसको पीपल्स यूज़ करने लगे। एक फ़ायदा ये हुआ। और जो लोग भी इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड हैं उनको क्या मिल गया? एम्प्लॉयमेंट मिल गया, यानी रोज़गार मिल गया।
ठीक है, यानी जितनी ज़्यादा इंडस्ट्री उतना ज़्यादा जॉब, उतना ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हो जाएंगे और लोगों को अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स मिलेंगे और कंट्री हमारी इकोनॉमिकली ग्रो करने लगेगी। तो इसका मेन पर्पस क्या है बैंक्स का लोन देने का, कि इकोनॉमिक ग्रोथ कंट्री की होती रहे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजन अगेन। No individual in India can legally refuse a payment made in rupees. In India, the rupee is authorized by the state governments. Focus on the word state government. Clear? अब देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अथराइज किया है किसको, आरबीआई को, कि आप क्या करोगे, रुपी को क्या करना है, आपको रिकमेंड करना है। अब ये रुपी चारों तरफ चल रही है इंडिया में, क्लियर है। याद रखेंगे रुपी को चलाया किसने था सबसे पहले, बताइए, शेर शाह सूरी ने चलाया था, ठीक है, शेर शाह सूरी ने चलाया था। शेर शाह सूरी ड्यूरिंग मुगल डायनेस्टी आए थे हुमायूं को मारने वाले, ठीक है, सॉरी हुमायूं को यहाँ से भगा दिए थे और खुद रूल करने लग गए थे, ठीक है। अब देखिए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आरबीआई को परमिशन दी और आरबीआई ने रुपी को लॉन्च कर दिया, पूरे इंडिया में रुपी चल रहा है। अब सपोज करिए आप हैं, ठीक है, पर्सन ए हैं, ये किसी दुकान में जाते हैं 10 रुपए का नोट लेकर के, और शॉपकीपर क्या कहता है, शॉपकीपर कहता है इनको कि मैं 10 रुपए का नोट एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है, यानी मैं ये पैसा नहीं मानता, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तो शॉपकीपर ने पैसा लेने से मना कर दिया, लेकिन वो पैसा असली पैसा है जिसको आरबीआई ने रिकमेंड किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको लीगल मानती है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, शॉपकीपर की कंप्लेन कर सकते हैं, और जैसे ही कंप्लेन करेंगे बेटा याद रखिएगा, जैसे ही कंप्लेन करेंगे वैसे ही शॉपकीपर अरेस्ट हो सकता है। कोई भी पर्सन विद इन द बाउंड्री ऑफ इंडिया, कोई भी पर्सन रुपी चाहे कॉइन हो चाहे कोई भी करेंसी नोट हो उसको लेने से मना नहीं कर सकता है। यानी कि अगर कोई भी पर्सन इसको रिफ्यूज़ करता है कि ये मोड ऑफ पेमेंट हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो उसके खिलाफ फिर एफआईआर फाइल की जा सकती है, उसको अरेस्ट भी किया जा सकता है, ठीक है। तो असर्शन का जो पॉइंट है वो तो एकदम सही है कि कोई भी इंडिविजुअल इंडिया में रिफ्यूज़ नहीं कर सकता पेमेंट मेड इन रुपीज़, क्लियर। सेकेंड रीजन क्या है, इन इंडिया द रुपी अथोराइज बाय द स्टेट गवर्नमेंट। क्या स्टेट गवर्नमेंट अथोराइज करती है, नहीं भैया, सेंट्रल गवर्नमेंट अथोराइज करती है आरबीआई को, तो यहाँ होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट। तो रीजन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो अब यहाँ पर ऑप्शन चूज करिए, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। क्लियर है। जब भी कोई पैसा लेने से मना करे, चाहे कोई दुकान वाला चाहे कोई भी, तो आप उसकी कंप्लेन कर सकते हैं, और कंप्लेन जैसे ही करेंगे उनके ऊपर कार्रवाई होना तय है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट अथराइज्ड पैसा है, उसको कोई भी लेने से मना नहीं कर सकता। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमिंग टू द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। अब यहाँ पर इस टर्म को समझेंगे क्योंकि ये लास्ट टॉपिक है। In a self-help groups, most of the decisions regarding loan activities are taken by। जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं, सबसे पहले तो सर बता दीजिए कि सेल्फ हेल्प ग्रुप होता क्या है। सेल्फ हेल्प यानी जब खुद की हेल्प करने वाला ग्रुप क्रिएटेड हो जाए। सपोज दैट एक विलेज है, ठीक है, उस विलेज में सभी पुअर पीपल्स रह रहे हैं, फार्मर्स रह रहे हैं। मान लीजिए पर्सन ए हैं, पर्सन बी हैं, पर्सन सी हैं, पर्सन डी हैं और पर्सन ई हैं, ठीक है। ये सभी लोग रह रहे हैं, सभी पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनको बैंक लोन देते ही नहीं है क्योंकि इनके पास कोलेट्रल ही नहीं है, ठीक है। और जो ज़मीन इनकी है, इन गांव में है, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, तो बैंक्स इनको लोन देने में इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि चलिए हम लोग जो पर्सन ए है, पर्सन बी है, पर्सन सी है, पर्सन डी है, पर्सन ई है, हम लोग मिल करके बना लेते हैं एक सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी एक फंड बनाएंगे, ठीक है। उस फंड में पर्सन ए भी पैसा डालेगा टाइमली, पर्सन बी भी डालेगा टाइमली, पर्सन सी भी, पर्सन डी भी, पर्सन ई भी, टाइमली सब लोग पैसा इसमें डाल रहे हैं, ठीक है। फिर जिस भी पर्सन को ज़रूरत होगी वो इस फंड से पैसा निकाल लेगा। सपोज दैट पर्सन सी को ज़रूरत हुई तो इस फंड से जितने पैसे उसको चाहिए उस पैसे को वो निकाल लेगा। निकालने के बाद उसको वो यूज़ कर सकता है। यूज़ करने के बाद इंटरेस्ट सहित वो क्या करेगा, इस फंड में वापस पैसा कुछ समय के बाद सबमिट कर देगा। यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब यहाँ
यहाँ पर सिर्फ ये है कि जब कुछ लोग मिल करके एक साथ एक फंड बना लेते हैं, उसमें सब लोग पैसा इकट्ठा करते हैं और जिस पर्सन को ज़रूरत पड़ती है टाइम बाय टाइम उससे वो लोन लेते रहते हैं और इंटरेस्ट के साथ बाद में उसमें वापस जमा कर देते हैं। ऐसे ही ग्रुप्स को कहा जाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, यानी ऐसे इंडिविजुअल्स का ग्रुप जो खुद अपनी हेल्प करते हैं फाइनेंशियली आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर। अब आप बताइए, अगर कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप है तो डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास रहेगी? बैंक के पास। बैंक से क्या मतलब है? एनजीओ के पास। एनजीओ से क्या मतलब है? कोऑपरेटिव्स के पास। अरे कोऑपरेटिव से क्या मतलब है? इनके मेंबर से डिसाइड करते हैं कि हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप कैसे काम करेगा। अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है, तो इसको माइंड में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, बैंक्स डू नॉट गिव लोन्स। बैंक्स किसको लोन देने में कतराते हैं बताइए? तो विदाउट प्रॉपर कोलैटरल एंड डॉक्यूमेंट्स, यानी जिसके पास प्रॉपर कोलैटरल या डॉक्यूमेंट्स नहीं है बैंक्स उसको लोन नहीं देते हैं। स्मॉल फार्मर्स को लोन क्यों नहीं देंगे? अगर उसके पास कोलैटरल है तो देंगे, क्या इनसे दुश्मनी है? ठीक है। मार्जिनल फार्मर्स को लोन क्यों नहीं देंगे? इनसे दुश्मनी तो है नहीं, अगर कोलैटरल हो इनके पास तो वो दे देंगे। ठीक है। इंडस्ट्रीज को भी ये लोन दे देंगे। क्लियर? तो किसको लोन ये नहीं देते हैं? जिनके पास प्रॉपर कोलैटरल नहीं होता है या फिर डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, क्योंकि बैंक्स रिक्वायर लॉट ऑफ पेपर वर्क टू गिव द लोन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, क्रेडिट और लोन रिफर्स टू एन एग्रीमेंट बिटवीन। क्रेडिट और लोन रिफर्स टू एन एग्रीमेंट। अब बताइए, जब भी उधार दिया जाता है, लोन दिया जाता है, तो किसके किसके बीच में यहाँ पर ये सिस्टम रन करता है बताइए? एक तरफ होता है लेंडर यानी पैसे देने वाला, और एक तरफ होता है बोरोवर यानी जिसको पैसे की ज़रूरत है। तो एग्रीमेंट किसके किसके बीच में होता है? लेंडर और बोरोवर के बीच में होता है, पैसे देने वाले और पैसे लेने वाले के बीच में। तो इसको हम कहेंगे दिस इज द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हेल्प्स द बोरोवर्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलैटरल। जब किसी पर्सन के पास कोलैटरल नहीं है, ठीक है, और उसको चाहिए लोन, यानी बोरोवर को चाहिए लोन लेकिन उसके पास कोलैटरल नहीं है, तो उसकी हेल्प कौन करता है? उसकी हेल्प करता है लीगली सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इनकी हेल्प कर सकता है। ठीक है। मनी लेंडर तो इनकी ऐसी तैसी कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप इनकी हेल्प कर सकता है विदाउट कोलैटरल। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स। रीजनल रूरल बैंक्स कब बनते हैं? आरआरबीज कब सेटअप हुए हैं? रूरल बैंक्स, देखिए बेटा एक चीज़ याद रखिएगा, बैंकिंग सिस्टम जो है इंडिया में ना, ये जो बैंकिंग सिस्टम है, सबसे पहले देखेंगे 1935 में आरबीआई एक्ट आता है और आरबीआई प्रॉपरली यहाँ पर डेवलप हो जाता है। आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट ईयर कहाँ कितना है? 1935 एस्टैब्लिशमेंट ईयर है। ठीक है। उसके बाद आरबीआई ने कहा कि जितने भी विलेज एरियाज़ हैं, दूर दराज के जो गांव हैं, रिमोट एरियाज़ हैं, वहाँ पर बैंक्स नहीं हैं, तो फिर इन्होंने सेटअप करना शुरू किया रीजनल रूरल बैंक, यानी ग्रामीण बैंक सेटअप करना शुरू किया, और ये एक्टिविटी इन्होंने शुरू कर दी थी 1969 के टाइम पीरियड से। ठीक है। ताकि दूर दराज के गांव में भी बैंकिंग सिस्टम रहे, लोग बैंकों से लोन ले सकें और बड़े बड़े मनी लेंडर्स के जो डिस्क्रिमिनेटरी वे ऑफ गिविंग लोन्स हैं, हायर इंटरेस्ट पर जो लोन दे रहे हैं, उनसे वो बच सकें। तो बैंकों को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए रीजनल रूरल बैंक्स को इस्टेब्लिश किया गया इन द ईयर ऑफ 1969, और आरबीआई का इस्टेब्लिशमेंट ईयर याद रखेंगे क्या है? 1935। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, next question is going to be question number 30, which of the following is the major reason which prevents the poor from getting the bank loans। यानी ऐसा कौन सा एक बहुत बड़ा कारण है जो कि पुअर पीपल्स को बैंक से लोन लेने में बाधा बनता है? तो बताइए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पर? एब्सेंस ऑफ कोलैटरल, यानी इनके पास कोई कोलैटरल नहीं होता है, इस वजह से क्या होता है, इनको बैंक्स लोन देने से घबराते हैं। ठीक है। तो ये 30 क्वेश्चंस की एक सीरीज़ रही जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। बाकी रही बात आगे के चैप्टर्स को कंप्लीट करने की समराइज्ड फॉर्म में, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन से चैप्टर में आप सभी को प्रॉब्लम हो रही है,
उन चैप्टर्स को कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए. आई विल ट्राई टू मेक MCQ वीडियोस एंड प्रोवाइड यू द PYQs फॉर द सेम चैप्टर. क्लियर? बाकी स्लोली एंड स्टडीली वी विल कवर ईच एंड एवरी टॉपिक एंड ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट aspects of board exam. So thank you for watching this session, and please don't forget to like, share and subscribe the channel. Thank you so much.